हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं तुम लोग जहां होगा लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होकर अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स का अगला टॉपिक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इस वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंप्लीट किया जाएगा। जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखे थे। तो वो शुरू करने से पहले अपने बारे में कुछ बताते। मेरा नाम है राहुल मिश्रा और हम कोशिश कर रहे हैं क्लास 11-12 का जो क्लास 11-12 का जो फिजिक्स है उसका जो एजुकेशनल टॉपिक है उसका वीडियो अपलोड करने का। और हम एक नेशनलाइज्ड बैंक में काम भी करते हैं और इस उम्मीद में वीडियो अपलोड कर रहे हैं कि हो सकता है कोई ना कोई देखेगा तो उसके ज़रिए मेरा और कमाई होने लगे। तो यही एक उम्मीद है और कुछ उम्मीद नहीं है मेरा। तो शुरू करते हैं। जो आज का वीडियो है अपना क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं क्या है भाई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वही कहानी नाम से देखा जाए। कोऑर्डिनेट क्या हो गया, कोऑर्डिनेट मतलब हो गया लोकेशन। और ज्योमेट्री मतलब क्या हो गया कि फिगर हम लोग बनाएंगे। ज्योमेट्री में होता है कि जब कभी भी हम लोग शेप से रिलेटेड बात करते हैं तो उसको ज्योमेट्री में रखते हैं। और कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया लोकेशन के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग लोकेशन के बारे में बात करते हैं विद द हेल्प ऑफ शेप्स। अब यहाँ पे क्या क्या शेप आएगा, तो यहाँ बहुत कुछ खास नहीं पढ़ना अपने को, बस अपने को स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला यही सब पढ़ना, इलिप्स, सर्कल वगैरह के बारे में देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हम लोग शुरू करेंगे तो ये किसके काम आता है, तो ये काम आता है डिस्टेंस बताने के। तो लिख देते हैं सुंदर सा, यूज टू डिटरमाइन डिस्टेंस बोल लो या लोकेशन बोल लो, किसी चीज़ का लोकेशन बताना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। अब भाई लोकेशन हम कैसे बताते हैं किसी चीज़ का, तो उसके लिए ग्राफ लेके बता देते हैं। भाई कैसे बताते हैं, जैसे मान लो ये अपने पास एक्स, ठीक है, बहुत स्लो काम कर रहा तुम लोगों के बुद्धि के जैसा। अरे भाई इधर आ जा। हाँ ठीक है, जैसे ये ग्राफ है अपने पास। अब इस ग्राफ में अगर हम लोग बात कर लें कि कैसे किसी चीज़ का लोकेशन बताएंगे तो देख लेते हैं। जैसे मान लो ये हो गया अपने पास एक्स एक्सिस और ये वाला जो एक्सिस है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। कोई पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट का लोकेशन बताना अपने को। तो एक्स एक्सिस में अपने पास कुछ ऐसा होता है, न्यूमरल्स 1 2 3 4 5 6 बराबर दूरी पे होता है ये। वैसे वाई में भी होता है 1 2 3 4, कुछ ऐसा होता है। अब हमको बताना है उस पॉइंट ए का लोकेशन बताना है, इसको हम बोल देते हैं पॉइंट ए। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो पॉइंट ए है ये हो गया ओरिजिन, एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है। तो हम एक्स पे देखते हैं कि भाई किस लोकेशन पे वो है। तो एक्स में अगर देखेंगे तो 4, जो अपने पास 4 यूनिट है उस लोकेशन पे है। वैसे वाई पे देखा जाए तो 1 2 3 4 वाई से भी लगभग यहीं कहीं आ रहा है। तो इसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट होता है एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स से कितना दूरी, वाई से कितना दूरी। तो एक्स से कितना दूरी पे, वो 4 पे, और वाई से भी कितना पे, 4 पे। तो ये उसका लोकेशन आ गया अपने पास। इस पॉइंट ए का लोकेशन आ गया क्या, 4,4। तो कुल मिला के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या काम आता है, लोकेशन बताने का या फिर पोजीशन बताने का कि उसका पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, यही काम आता है। अब इसको हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं वो बात कर ले। तो जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट कहीं यहाँ पे और कुछ ले लेते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेते हैं। इस पॉइंट को हम बोल देते हैं बी, और इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2,1। ये समझ तो आया होगा, एक्स में 2 वाई में 1 हो जाएगा। अब मान लो अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें, लोकेशन बता लिए, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दें ए और बी को, ये कुछ हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालते हैं, तो इन दोनों के बीच का दूरी, ये हम लोग सीख चुके हैं डिस्टेंस फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्लास 9-10 में पढ़ा होगा तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला में हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी इसको बोल देते हैं नामकरण में। फार्मूला होता था अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कैसे आया, तो यह आया पाइथागोरस से। जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है पाइथागोरस होता है, वहीं से यह आया। अब कैसे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। जैसे मान लो ये है अपने पास ये, और ये है। अब इस पूरे को देखो तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा क्या, राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा। अगर हमको ये फाइंड करना रहता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वही तो है, अंडर रूट में पी स्क्वायर, ये हो गया पी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू कितना है,
तो ये पूरा अगर हम लोग देखेंगे तो पूरा अपने पास क्या मिलेगा, तो इसको हम बोल देते हैं y1, और ये पूरा क्या मिल रहा है अपने को यहाँ से यहाँ तक, इसको बोल देते हैं x2 बोल देते हैं, और इसको y2, क्योंकि बाद का लोकेशन है। सेम कहानी अगर इस वाले को हम लोग एक्स वाई में लिखने जाएंगे तो ये हो जाएगा x1 और y1। समझ आए, हम कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं। तो अगर हम यहाँ ओरिजिन से चलना शुरू करेंगे तो पहले बी पॉइंट पड़ेगा, बी पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है उसको हम बोलते हैं x1 y1, वैसे ए पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है उसको हम बोलते हैं x2 y2। ठीक, अगर हमको ये दूरी निकालना है ये वाला, तो पूरे में से इतने को माइनस कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगा ना। जैसे ये पूरा यहाँ तक है x2 और ये जो हिस्सा है x1, हमको केवल अगर ये निकालना है तो हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1, तो ये जो डिस्टेंस है वो है x2 माइनस x1। सिमिलरली यहाँ पे बात करेंगे, पूरा y2 है और ये है y1, तो y2 माइनस y1 कर देंगे तो ये जो है वो निकल आएगा। तो दोनों अगर हम निकालने गए तो क्या मिला, ये मिला अपने को x2 माइनस x1, ये मिला अपने को y2 माइनस y1। अब पाइथागोरस का इस्तेमाल करते हैं, तो पाइथागोरस यही तो है, अंडर रूट में परपेंडिकुलर माइनस बेस प्लस बेस का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के पाइथागोरस से हम लोग डिस्टेंस निकाले। अगर अब हम लोग डिस्टेंस निकाल लिए तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट का मतलब इस लाइन का मिड पॉइंट भी होगा। ठीक है, उस मिड पॉइंट को कैसे निकालेंगे, तो मिड पॉइंट का भी एक फॉर्मूला बताया गया था जब ये पढ़ाया जा रहा था। तो मिड पॉइंट को मान लो हम कह देते हैं z कह देते हैं। तो अगर मिड पॉइंट निकालना अपने को, मिड पॉइंट कहने का मतलब हम क्या बात करें, किसके बारे में बात करें, z के कोऑर्डिनेट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हमको z का कोऑर्डिनेट निकालना तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं क्या, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, मिड पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो ये इतना कुछ जो है ये सब पहले पढ़ा गया है। अब आगे जो अपने को डिस्कस करना है वो हम लोग बात करेंगे। इतना कुछ तुम लोग पढ़ा होगा, अब इसके बाद जो नया नया चीज़ें, नया नहीं है, स्लोप वगैरह भी बताया गया होगा, थोड़ा भूल गया होगा तुम लोग। अगर किसी के लिए नया होगा, क्योंकि वो पढ़े ही नहीं है कभी, तो जब पढ़े नहीं है तो नया होगा, जो पढ़ चुका है उसके लिए रिवीजन होगा। तो इसको साफ करते हैं, फिर चलते हैं हम लोग स्लोप पे। तो अब अपने को जो बात करना है, मेन बात करना है स्लोप रिलेटेड, सारा कहानी बात करना है। अब स्लोप क्या होता है उसके बारे में जान लिया जाए, समझ लिया जाए, फिर आगे जो भी चीज़ है उसको डिस्कस किया जाए। तो जैसे मान लो अगर अपने पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, और अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ के लिए बात कर रहे हैं, 1 मिनट थोड़ा टाइम दे, इसको ठीक करने की कोशिश करें हम। तो बात ये है कि जैसे अपने को निकालना है स्लोप, तो अभी हम लोग डिस्कस किए थे डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट निकालने के लिए, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जानना है स्लोप के बारे में, स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप क्या होता है, स्लोप कुल मिला के ये है कि जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ढलाव कितना है, कितना लुढ़काव है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टर्म इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लो ये चीज़ है अगर अपने पास, ये अगर हम ऐसे रखें तो ये स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, और इसका स्लोप अगर हम बात करें, स्लोप कहने का मतलब सिंपल ये हो गया कि इसके ऊपर खुद बैठे या किसी को बैठाए तो कितनी तेज़ी से नीचे आएगा। तो अगर हम ऐसे रखे हैं तो वो मूव करता हुआ नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर जैसे मान लो इसको थोड़ा सा, जैसे मान लो अगर बैलेंस करने की कोशिश करें कुछ, हम इस पर करते हैं, मार्क हाईलाइटर है मेरे पास, जैसे ये है, और इस पर एक कॉइन रख दी। तो देखो अभी अगर हम बात कर लें, यहाँ पे रखते हैं, कोई स्लोप नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम उठाएंगे, जैसे जैसे हम मार्क हाईलाइटर को उठा रहे हैं तो देखना हो, यहाँ तो फंसा पड़ा है, इस तरफ रखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इसके ऊपर, फिलहाल हम लोग स्लोप के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से समझे कि स्लोप मतलब ये कितने तेज़ी से नीचे आएगा। तो अगर हम जैसे जैसे देखो इसको उठा रहे हैं, मतलब एंगल में राइज कर रहे हैं, एंगल में राइज करें तो हो सकता है तो नीचे आए ना, मूव करता हुआ नीचे आए। तो ये जैसे जैसे हम किसी चीज़, किसी लाइन को उठाएंगे, कितना ज़्यादा एंगल बन रहा है, वही उसका स्लोप डिसाइड करता है। या फिर हम ऐसा समझ लें कि किसी चीज़ को अगर उस लाइन पे बैठाएं, जैसे यहाँ पे अगर इस फिगर में बात कर लें, तो ये जो लाइन है, इस लाइन पे अगर किसी को बैठाएं तो कितनी तेज़ी से नीचे आएगा, वही उसका स्लोप बताएगा। तो ये तो एक समझने वाला बात हो गया। लेकिन मैथमेटिकली हम लोग स्लोप कैसे निकालते हैं, तो मैथमेटिकली स्लोप निकालने के लिए हम लोग को निकालना पड़ता है थीटा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बात की कि ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये अपने को पता चल गया है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, थीटा निकालेंगे। अब थीटा कौन सा निकालेंगे, तो थीटा हम लोग को वो निकालना है जो एक्स एक्सिस को टच करे। मतलब जैसे इस लाइन को हम आगे बढ़ा दें तो एक्स एक्सिस को टच करता हुआ एक थीटा बनेगा, या तो एक्स एक्सिस से टच करता हुआ थीटा बना लो, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करके थीटा बना लो। तो इस केस में जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन था अपने पास, तो हम क्या किए, एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बना दिए लाइन कनेक्ट करके। और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है तो इसका थीटा बनाएंगे हम लोग गिवन लाइन से, तो ये हो गया थीटा।
ये हो गया गिवन लाइन, और ये हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन हम ड्रॉ किए, तो उन दोनों के बीच जो एंगल है वो थीटा, वही थीटा डिसाइड करता है स्लोप। तो अगर हम लोग बात कर ले स्लोप निकालना है, तो स्लोप कैसे डिसाइड होगा, थीटा से। और थीटा कहने का मतलब यहाँ पे हम कौन सा थीटा लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे tan थीटा। अब tan थीटा क्यों लेते हैं, क्योंकि हम लोग बात करते हैं टेंजेंट, हम लोग टेंजेंट से रिलेटेड बात करते हैं, इसलिए क्या लेते हैं, tan थीटा। तो अगर इस ट्राइंगल में देखेंगे तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहने का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर ये लाइन है, बेस ये लाइन है। अभी बात किए थे ये वाला लाइन का वैल्यू क्या आएगा, तो ये लाइन का वैल्यू आता है y2 माइनस y1, और इस लाइन का वैल्यू क्या है, इस लाइन का वैल्यू x2 माइनस x1। तो अगर अपने को कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, तो कोऑर्डिनेट्स अगर अपने को स्लोप निकालना, कहने का मतलब थीटा निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ये तो कोऑर्डिनेट्स हो गए। लेकिन अगर एंगल से निकालना तो कैसे होगा, तो एंगल से निकालने के लिए कहानी थोड़ा सा अलग होता है। जैसे मान लो अगर इसी चीज़ को हम सिंपल लिखना चाहें, तो यहाँ पे एक अलग टर्म इस्तेमाल करते हैं, राइज और रन। ठीक है, राइज मतलब कितना उठा हुआ, रन मतलब कितना आगे जाना है। तो ये इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं राइज, तो परपेंडिकुलर जो है उसको बोलते हैं राइज, और जो बेस है मतलब आगे बढ़ने वाला उसको हम लोग बोलते हैं रन। तो ये जो भी चीज़ें कोऑर्डिनेट से रिलेटेड बात हुआ, लेकिन हम लोग को बात करना है एंगल से रिलेटेड। तो एंगल से रिलेटेड हम लोग कैसे बात करते हैं, तो अब सिंपल यहाँ पे एक छोटा सा कहानी बताते हैं, इसको हम साफ करते हैं और एक छोटा सा कहानी बताते हैं। इसको बस साफ करते ऊपर वाला रहने देते हैं। तो छोटा सा कहानी ये है कि जो थीटा है, थीटा दो तरीके का हम लोग लेंगे, क्योंकि भाई ट्राइंगल तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो राइट एंगल ट्राइंगल को छोड़ के थीटा दो तरीके का होगा। एक होगा एक्यूट एंगल आएगा, दूसरा आएगा ऑब्ट्यूज एंगल, यही आएगा। एक्यूट कहने का मतलब क्या हो गया कि लेस देन 90 डिग्री, और ऑब्ट्यूज मतलब क्या हो गया, ग्रेटर देन 90 डिग्री। हम लोग हमेशा एंगल कौन सा लेंगे, एक्स एक्सिस से बनता हुआ एंगल लेंगे या फिर एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर। जैसे मान लो इसी लाइन में अगर हम इसको आगे बढ़ा देते तो हम एक्स एक्सिस एंगल ले सकते थे, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, वहाँ से थीटा एंगल ले लिए। तो हम लोग को यही एंगल लेना है, थीटा ही लेना है। थीटा कैसे लेना है, या तो एक्स एक्सिस से ले लो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करके ले लो। अब थीटा दो ही तरीके का हो सकता है, या तो लेस देन 90 होगा या तो ग्रेटर देन 90 होगा। जब कभी भी थीटा लेस देन 90 होगा, कहने का मतलब अगर एंगल एक्यूट बनेगा तो उस केस में जो स्लोप होगा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर एंगल ऑब्ट्यूज बनेगा मतलब थीटा ग्रेटर देन 90 होगा, तो उस केस में स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। तो अभी बस हम लोग स्लोप का नेचर जाने, मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेट से वैल्यू निकल गया। बाकी और भी तरीके अपने पास वैल्यू निकालने का, वो भी डिस्कस करेंगे। अब जैसे देखो इस केस में अगर हम लोग बात कर लिए, ये जो ट्रायंगल हम लोग बनाए इस केस में थीटा क्या होगा, एक्यूट होगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा लाइन ड्रॉ कर देते हम, ये लाइन होता, तो इस केस में हम लोग थीटा अगर मेजर करते हैं तो ये होता ग्रेटर देन 90, और ग्रेटर देन 90 कहने का मतलब क्या हो गया, ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज कहने का मतलब नेचर क्या होगा उसका, नेगेटिव हो गया। तो स्लोप का भी बस हम लोग नेचर जान रहे हैं, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये हम लोग थीटा से निकाल सकते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक तो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे क्या थीटा से एंगल, जैसे मान लो यहाँ पे भी तो हम थीटा लेके बताएं। मान लो अगर कोई अपने पास स्लोप दिया हुआ है, उस स्लोप का हमको वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकलेगा। तो जो साइड में इसको साफ़ करते हैं, और यहाँ पे कहाँ गया यार पेन, हाँ, इसको साफ़ करते हैं और यहाँ पे दो लाइन बनाते हैं, उसका हम लोग स्लोप निकालेंगे। ठीक है, तो स्लोप हम लोग को कैसे पता चला, tan थीटा कोऑर्डिनेट दिया तो ये निकालेंगे। अब tan थीटा कहने का मतलब अगर थीटा का वैल्यू दे दिया तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अगर जैसे मान लो इस केस में साफ़ करते हैं इसको, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या देखें, स्लोप निकालना है और एंगल से रिलेटेड बात करता है, तो क्वेश्चन है अपने पास। तो इस केस में एंगल कितना दे रखा, 30। तो अगर एंगल से निकालना है, कोऑर्डिनेट नहीं मालूम है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो थीटा निकालना है, वो भी कौन सा थीटा निकालना है, tan ऑफ थीटा निकालना है। तो अगर हम लोग को स्लोप निकालना है, जैसे इसका नाम है ए बी, स्लोप निकालना है किसके लिए, ए बी के लिए, स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, tan थीटा। tan थीटा कहने का मतलब क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री, क्योंकि एंगल यहाँ पे क्या है 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√3। तो ये तो हो गया किसके लिए, ए बी के लिए। मान लो अगर ये लाइन है सी डी अपने पास, इस लाइन के लिए स्लोप निकालना है, स्लोप फॉर सी डी निकालना है। तो अगर हमको स्लोप फॉर सी डी निकालना है, तो सी डी के लिए भी हम लोग क्या बोलेंगे, tan थीटा। और tan थीटा कहने का मतलब क्या हो जाएगा, tan 120 डिग्री। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कहानी अलग होगा। कहानी क्या अलग होगा, हमको tan 120 डिग्री का वैल्यू नहीं मालूम है,
तो हमको ये तो ज़रूर पता है कि जब कभी भी हम लोग tan निकालने जाएंगे तो एंगल दो तरीके का आना है, एक्यूट या ऑब्ट्यूस। अगर ऑब्ट्यूस एंगल आ रहा है तो उसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? हम लोग को tan 90 से ज़्यादा का वैल्यू मालूम ही नहीं है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40, इन सब का मालूम है, लेकिन 120 डिग्री, 140 डिग्री, 150 डिग्री, इन सब का वैल्यू नहीं मालूम है। तो हम करेंगे क्या, जब कभी भी अपने पास ऐसा एंगल आएगा जो क्या होगा, ऑब्ट्यूस, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, जो ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा होगा उसी के साथ स्ट्रेट लाइन, जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन कंप्लीट करने के लिए ये वाला जो एंगल होगा, रिमेनिंग एंगल, उसको क्या मान लेंगे, अल्फ़ा। ठीक है, अब अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो इस केस में अल्फ़ा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। इतना पता चल गया हम लोग। और ये भी अपने को पता है कि ये जो लाइन बन रहा है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। कहने का मतलब यहाँ पे जो स्लोप होना चाहिए, स्लोप का नेचर क्या होना चाहिए, तो स्लोप का नेचर होना चाहिए नेगेटिव। तो दो तरीका है सॉल्व करने का, या तो उसका tan थीटा निकालो, tan थीटा कहने का मतलब जो थीटा दे रखा है उसको सॉल्व कर लो, या दूसरा तरीका क्या है जो हम लोग यूज़ करेंगे, जो हम डिस्कस करेंगे या यूज़ करेंगे अक्सर, तो हम लोग को अगर स्लोप निकालना हो और ये हमको पता है कि एंगल ऑब्ट्यूज है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ tan अल्फ़ा। समझ आया? मतलब हम वो एंगल लेंगे जो स्ट्रेट लाइन में दिया नहीं हुआ, मतलब ऑप्टिक्स से जो छोटा एंगल है वो लेंगे, लेकिन नेचर में हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव। तो इससे ये पता चल गया कि स्लोप तो नेगेटिव होना है, लेकिन जो उसका वैल्यू होना है वो ये होना है। मतलब ये कहने का मतलब जो गिवन एंगल है उससे बचा हुआ जो एंगल है, ठीक है, तो माइनस ऑफ tan 60 डिग्री, और ये कितना आ जाएगा, √3 माइनस में। तो ये हो गया आंसर। या फिर tan 120 डिग्री का वैल्यू निकाल लो, वो भी कितना आएगा, माइनस ऑफ √3। तो जब कभी भी ऑब्ट्यूज एंगल दिया रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा निकालेंगे। अल्फ़ा कहने का मतलब 180 डिग्री माइनस करके, और उसको माइनस के साथ कैलकुलेट करके स्लोप निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया स्लोप निकालना कोऑर्डिनेट से और एंगल से। ठीक है, एक दो चीज़ और देख लिया जाए। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और है स्लोप रिलेटेड, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका थोड़ा रोकते हैं वीडियो को साफ करने के लिए। तो इसी में अगला क्वेश्चन ये है कि एक ग्राफ दिया हुआ अपने को, कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, और क्वेश्चन बोला है कि फाइंड स्लोप एट x इज इक्वल्स टू 3। तो मतलब ये जो लाइन है, इस लाइन के लिए अपने को स्लोप निकालना है, लेकिन कहाँ पे, x इज इक्वल्स टू 3 पे। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट अगर हम लोग बात कर लेंगे तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, इतना पता है अपने को। तो अगर ये कोऑर्डिनेट है तो हम लोग स्लोप अगर निकालना हो तो हम लोग कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हैं। स्लोप निकालना है तो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। लेकिन इसी में जब कोऑर्डिनेट भी दे रखा है लेकिन एंगल नहीं देखा रखा है, और अपने को एंगल निकालना है, एंगल से स्लोप निकालना है, तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। वो कुछ ना कुछ क्या होगा वो डिस्कस कर लेते हैं। ये तो तुम लोग कर ही लेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 कोऑर्डिनेट का वैल्यू रख के हम लोग स्लोप निकालेंगे, तो हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो हम डिस्कस ये करना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा अगर दे रखा अपने को फिगर जिसमें हम लोग एंगल से निकालना चाहें, कोऑर्डिनेट्स दे रखा लेकिन हम एंगल से भी निकालना सीखना चाह रहे थे, तो क्या करेंगे उस केस में, क्या करेंगे। तो देखो इतना तो अब देख के पता चल गया होगा कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे एंगल ऑब्ट्यूज बन रहा है, तो स्लोप तो नेगेटिव बन रहा है, इतना क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग क्या बात कर ले, स्लोप यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, और एंगल से रिलेटेड बात करना तो हम लोग के पास क्या होना चाहिए, tan अल्फ़ा। इतना पता चल रहा होगा कि स्लोप का नेचर तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ऑब्ट्यूज एंगल है, और स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, tan अल्फ़ा। जब ऑब्ट्यूज बनता है तो अल्फ़ा लेते हैं हम लोग। अब अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा यही तो एंगल होगा, अल्फ़ा यही एंगल तो होगा अल्फ़ा। हम लोग को कहाँ निकालना, स्लोप एट x इज इक्वल्स टू 3। तो मान लो यहाँ पे कहीं x इज इक्वल्स टू 3 वाला पॉइंट होगा, इसको हम ऊपर ले जाते हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ से जोड़ते हैं। अगर इसको हम आगे ऐसे बढ़ा दें तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये अल्फ़ा है तो ये भी कितना बन रहा होगा, अल्फ़ा, और ये अल्फ़ा है तो ये भी कितना बन रहा होगा, अल्फ़ा। ये सब कहानी समझ आया। हम लोग को निकालना स्लोप एट x इज इक्वल्स टू 3। अब यहाँ पे एक और बात समझ लो, एट x इज इक्वल्स टू 3 बोल दे, एट x इज इक्वल्स टू 1 बोल दे, एट x इज इक्वल्स टू 2 बोल दे, हर जगह आंसर सेम आएगा, क्योंकि जो स्लोप बनता है वो कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। तो हम किसी कोऑर्डिनेट में आंसर निकालें, अपना आंसर सेम आना है, आंसर में बदलाव नहीं है। तो हम लोग x इज इक्वल्स टू 3 निकाल रहे हैं, तो मान लो ये कोऑर्डिनेट जो हो गया x इज इक्वल्स टू 3 हो गया, पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, एंगल कितना बन गया, जो अपना गिवन लाइन था उससे अल्फ़ा, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा, और उसके वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा अल्फ़ा। हमको मतलब किससे होना चाहिए था, हमको मतलब होना चाहिए इस वाले ट्राइंगल से। ये जो ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है, इससे मतलब होना चाहिए। अगर हम इस केस में मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल में tan अल्फ़ा निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर अपने पास 20 और बेस क्या है अपने पास 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास -5। तो इस वाले लाइन के लिए जो स्लोप आ गया वो कितना आ गया, -5।
और उम्मीद करते हैं कि तुम लोगों तक ये चीज़ पहुंचा होगा, केवल मेरे तक रहने का कोई मतलब नहीं है। तो ये हम लोग क्या देखें कि भाई कोऑर्डिनेट से तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा है तो भी हम लोग एंगल मतलब वहाँ पे मान के कुछ भी एंगल सपोज करके हम लोग वो भी सॉल्व करके स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। अब इसी में आगे एक और क्वेश्चन डिस्कस कर ले, एक मतलब कुछ क्वेश्चंस और है उसको भी डिस्कस कर ले, एक क्या बोले, तो हम रोकते हैं इसको, साफ करते हैं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो अपने पास अब 3-4 क्वेश्चन और है। इन 3-4 क्वेश्चन में अपने को नेचर ऑफ स्लोप बताना है। नेचर ऑफ स्लोप मतलब ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है और इसमें को बताना है कि किस तरीके का स्लोप बनेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा, ये बताना अपने को। तो जब कभी भी ऐसा कुछ आए अपने पास तो हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। मान लो एक टेंजेंट हम इस पॉइंट पर ड्रॉ कर लेंगे, ये क्या हो गया, पेन लेना पड़ेगा ना। तो जैसे मान लो ये 2 पॉइंट हम सपोज कर लेंगे, एक पॉइंट यहाँ ले लिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिए, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट ड्रॉ करें, कोशिश करना है कि दोनों एंड के आसपास अपने को टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो अपने को आसानी से आंसर मिल जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मामला, तो साफ कर दें इसको। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, और सेम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। हम लोग को जाना कैसे, तो अपने को एक्स एक्सिस में इस साइड जाना, मतलब हम लोग इस तरफ जाएंगे। तो जैसे जैसे हम लोग इस तरफ जाएंगे तो अपने को एंगल देखना क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। जैसे मान लो पहले एंगल ये था, फिर एंगल ये बना, तो क्या लग रहा है, एंगल इंक्रीज़ हो रहा है कि डिक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेंगे कि थीटा इंक्रीज़ हो रहा है। अगर थीटा इंक्रीज़ हो रहा है तो स्लोप क्या होगा, स्लोप भी इंक्रीज़ होगा। अब स्लोप का नेचर क्या होगा, तो स्लोप का नेचर एंगल से हम बता देंगे। अगर स्लोप थीटा इंक्रीज़ कर रहा है, स्लोप भी बढ़ेगा, और यहाँ पे क्या है, ऑब्ट्यूज है, तो थीटा का स्लोप का नेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उम्मीद करते हैं समझ आएगा, कुछ हार्ड नहीं था। तो क्या पता चल रहा है कि जब कभी भी थीटा इंक्रीज़ करेगा तो स्लोप इंक्रीज़ करेगा। तो इसका मतलब इन दोनों में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि जैसे जैसे थीटा इज़ मोर स्लोप इज़ मोर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आ रहा है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर ले हम लोग, जो दूसरा अपने पास बना हुआ है। तो वही कहानी, एक ये लेंगे हम लोग पॉइंट और एक ये पॉइंट लेंगे, हम लोग दोनों पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ये फिर से थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला, जैसे मान लो यहाँ से, अरे यार ये तो जादू ही हो गया। हाँ ठीक, तो यहाँ से एक टेंजेंट है रे, तुम लोग नहाया धोया नहीं लग रहा, इसीलिए बार बार गलत हो रहा मेरा। अरे कुछ तो श्राप लगा हमको किसी का। ये हो गया मान लो टेंजेंट, तो ये हो गया टेंजेंट कहने का मतलब ये हो गया थीटा। थीटा क्या लग रहा है, 90 से कम लग रहा है। और अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इससे भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो भाई हमको एक्स पे ले जाना है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना। जैसे मान लो इसको इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट, यहाँ कहीं एक्स होगा तो क्या देख रहा है, थीटा डिक्रीज कर रहा है, थीटा इस केस में डिक्रीज कर रहा है क्योंकि ये था। फिर अगर हम लोग देखेंगे तो आगे ये मिलेगा थीटा, तो थीटा डिक्रीज कर रहा है, तो स्लोप भी क्या होगा, स्लोप भी डिक्रीज करेगा। और नेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेचर हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि लेस देन 90 डिग्री है। सेम कहानी, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिए, एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर दिए। तो अब हम देखेंगे ये क्या हो रहा, तो यहाँ पे थीटा ज़्यादा था, थीटा कम हो रहा। तो थीटा ज़्यादा से थीटा अगर कम हो रहा है, मान लो ये टेंजेंट थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, फिर भी अपने को 90 से कम ही मिलेगा। तो थीटा इस केस में क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। थीटा डिक्रीज़ करने का मतलब क्या हो जाएगा, स्लोप भी क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, और नेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सेम कहानी यहाँ बात कर ले तो एक कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, मतलब एक पॉइंट ये हो जाएगा, एक पॉइंट ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक टेंजेंट ऐसे करके हो जाएगा। तो इस केस में भी थीटा क्या देखने को मिलेगा, तो हम ऐसे जा रहे हैं, तो पहले ये था, उसके बाद ये है, ठीक है। तो पहले ये था, अब ये है, तो यह इस केस में भी थीटा क्या देखने को, डिक्रीज। तो स्लोप भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और नेचर क्या हो जाएगा अपने पास, पॉजिटिव, ठीक है। तो यही कुछ कहानी है जो हम लोग, मतलब ये तो थोड़ा फिगर गड़बड़ बन रहा है, टेंजेंट सब सही से ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उतना अच्छा इक्विपमेंट नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर जैसे मान लो प्रॉपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर पाते तो उस तरीके का, बस हम यहाँ बताना ये चाहते थे कि देखना है हो क्या और बढ़ना कैसे, एक्स एक्सिस की तरफ बढ़ना है। तो अगर एक्स एक्सिस की तरफ हम बढ़ रहे हैं और थीटा इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, उस हिसाब से हम आंसर दें, क्योंकि यही दो चीज़ होना। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ, या तो थीटा इंक्रीज करेगा या तो डिक्रीज करेगा। अगर थीटा इंक्रीज करेगा तो स्लोप भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। और अगर थीटा इंक्रीज करा, कहने का मतलब मोर देन 90 डिग्री अगर जाएगा तो नेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और लेस देन 90 डिग्री रहेगा तो नेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस चीज़ का ध्यान रखना है, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ क्योंकि हम टेंजेंट सही से ड्रॉ नहीं किए हैं। टेंजेंट सही से ड्रॉ करना है, टेंजेंट से ही हम लोग स्लोप निकालेंगे।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ आएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो आज के ऑर्डिनरी ज्योमेट्री में जो बचा हुआ स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, ये सब है, उसको डिस्कस कर लिया जाएगा। तो एक वीडियो में वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी हम लोग मिल लेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक अपना ख्याल रखना है, ज़्यादा परेशान नहीं करना है। फिर मिलते हैं। राम राम। ठीक है।